दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी के अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 32वां लेक्चर है। 32 लेक्चर हो गया दोस्तों, जिसमें हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। और एक दिन में इतने सारे सब्जेक्ट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। स्कूल लाइफ की याद आ जाएगी। जैसे स्कूल लाइफ में दिन भर हम पढ़ते थे हर एक विषय को ना, वैसे ही दोस्तों स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर आपको जो है एक दिन में सभी विषय से संबंधित दोस्तों सवाल दिए जा रहे हैं। पूरे के पूरे 15 विषय पर दोस्तों चर्चा कर रहे हैं और प्री और मेंस दोनों पर एक साथ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही विषय आपका कवर होते चलेगा। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल हमारे समक्ष दिए हैं और कितनी तैयारी के साथ हम अपना उत्तर देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दो किताबें हम लोगों ने लॉन्च किया था। एक समीक्षा अधिकारी हिंदी की किताब और एक समीक्षा अधिकारी जीएस की किताब है। ठीक है, तो ये दोनों ही किताब अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हमारी टीम दोस्तों बहुत सारे किताबों पर वर्क कर रही है। ये किताब जिन भी बच्चों ने परचेज किया उन सभी ने दोस्तों इस किताब को रिकमेंड किया और लोगों को, ताकि और लोग इस किताब से जुड़ सके और ले सके। बहुत शानदार किताब है। विश्वास और भरोसे पे दोस्तों ये चैनल खड़ा है और इसी पे किताब भी चल रही है। एक बार लेके आप देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे आते हैं अपने चैप्टर पर और पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित सवाल है और यह मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। सवाल था कि चंपा किस महाजनपद की राजधानी है। ठीक है, लेकिन अब मगध की राजधानी है क्या? नहीं, चंपा मगध की राजधानी नहीं है। वज्जी की, कौशल की और अंग की। यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमें जनरली राजधानियों के बारे में पता नहीं होता है। आइए मैं कुछ सवाल आपको देता हूं, उसके बाद एक एक चीजें क्लियर करता हूं। कभी भी दोस्तों आपसे सवाल करे कि महाजनपदों के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है, तो याद रखिएगा दो ऐसी किताब है जिसमें एक का नाम है दोस्तों अंगुत्तर निकाय और दूसरी किताब का नाम है दोस्तों भगवती सूत्र। ठीक है, ये दो ऐसी किताब है दोस्तों जिस किताब में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया। कितने महाजनपद थे दोस्तों? तो महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16 थी। जिसमें दोस्तों सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली था दोस्तों मगध, जिसका नाम ऑप्शन नंबर 1 पर दिया है। ठीक है, और मगध की राजधानी कहां हुआ करती थी दोस्तों? तो याद रखिएगा इसकी राजधानी थी राजगृह। क्या थी राजधानी? राजगृह इसकी राजधानी थी। ठीक है, अभी जो आपसे सवाल पूछा, ये पूछा है चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा दोस्तों याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी थी। यहां वज्जी और कौशल भी मत करिए, अंग महाजनपद। पुराने समय में दोस्तों आपने महाभारत का नाम सुना होगा और पता होगा इस अंग देश का राजा किसे बनाया गया था? अंग देश। इसी तरह का एक नाम मिलता है अंग देश का राजा दोस्तों दुर्योधन ने कर्ण को चुना था। ठीक है, लेकिन ये 16 महाजनपद अलग है, उसका भी नाम अंग था, इसलिए आपको बता रहा हूं ये वो अंग नहीं है। पहली बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए एक एक बातें करते। कौशल, कौशल की बात करेंगे दोस्तों तो कौशल की राजधानी कहां पर थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कहां पर है कौशल की राजधानी? श्रावस्ती। यह वही स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दिया। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा बुद्ध जी ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों ये कहां पर दिया था? याद रखेंगे श्रावस्ती में दिया था। मगध की राजधानी कहां दोस्तों? तो मगध की राजधानी कहां पर है? राजगृह में। कहां पर दोस्तों? राजगृह। वज्जी, ये जो वज्जी महाजनपद दे रहा था, इस वज्जी की राजधानी कहां दोस्तों? तो याद रखिएगा वज्जी की राजधानी है वैशाली। दुनिया का पहला गणतंत्र कहां पे था दोस्तों? विश्व का पहला गणतंत्र, विश्व का फर्स्ट गणतंत्र वाला देश कौन सा था दोस्तों? तो याद रखेगा वो यही था, वैशाली। इसी तरह से वत्स महाजनपद की बात करेंगे, ये कौशांबी इसकी राजधानी थी और इलाहाबाद वगैरह दोस्तों इसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और यहां पर दोस्तों जो पांचाल दे रहा है, तो पांचाल में आप दो बातें याद रखिएगा, एक तो उत्तरी पांचाल याद रखेगा, एक दक्षिणी पांचाल याद रखेगा। ठीक है, और दोनों की राजधानी भी दोस्तों अलग अलग है। तो अगर आपको याद हो तो मैं याद दिला दूं, उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां दोस्तों? तो याद रखेगा अहिच्छन्न है। कहां पर दोस्तों? अहिच्छन्न। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहां है? तो कांपिल्य है। कहां पर दोस्तों? कांपिल्य। ये वाले तथ्य भी आप याद रखेंगे। आई बात समझ में? इसी तरह से एक और प्रसिद्ध महाजनपद था दोस्तों सूरसेन। सूरसेन महाजनपद, इसकी राजधानी कहां थी दोस्तों? इसकी राजधानी थी मथुरा। ठीक है, इसकी राजधानी मथुरा। तो कल भी दोस्तों एक सवाल हमें मिला था एंशिएंट इंडिया में, वो और आज भी दोस्तों इसी चैप्टर से हमें सवाल मिला है। ठीक है, तो एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मजा भी आ रहा होगा। देखिए हम लोग आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो आगे जितनी भी परीक्षाएं होंगी आयोग की, उन सभी परीक्षाओं के लिए सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2016 का दे रहा है और मिडावल हिस्ट्री का सवाल है कि निम्नलिखित युद्धों
युद्धों पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और चौसा का युद्ध और तालीकोटा का युद्ध। कन्नौज का युद्ध दोस्तों, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं और यह युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध दोस्तों, अच्छा एक हम लोग पढ़ते हैं चंदावर का युद्ध, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, एक हम पढ़ते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो युद्ध था दोस्तों, यह 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और किसके किसके बीच में, तो याद रखेगा गौरी वर्सेज जयचंद। जयचंद ने ही दोस्तों गौरी को आमंत्रित किया था और आगे चल के गौरी ने जयचंद पर ही धावा बोल दिया और इस युद्ध का नाम देते हैं क्या, चंदावर के युद्ध। ये जो चंदेरी का युद्ध है, ये बाबर ने राजा मेदिनी राय के साथ लड़ा था 1528 ईस्वी में, ठीक है। इसी तरह से तालीकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में लड़ा गया है और चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में लड़ा गया। तो जब आप सीक्वेंस सेट करेंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, चंदेरी का युद्ध ऑप्शन नंबर 2, उसके बाद चौसा का युद्ध पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4, उसके बाद कन्नौज का 1 और उसके बाद जाके तालीकोटा पड़ेगा। तो याद रखेगा 2 4 1 3 आपका जवाब होना चाहिए। तो 2 4 1 3 कहां पर दोस्तों, 2 4 1 3 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। यहां पर पढ़िए दोस्तों चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, तो याद रखेंगे 1528 ईस्वी में, ठीक है। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो याद रखेंगे बाबर वर्सेस राजा मेदिनी राय। राजा मेदिनी राय के मध्य दोस्तों युद्ध हुआ था। मेदिनी राय हार गए थे, बाबर जीत गया था, याद रखेंगे। बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 4 युद्ध लड़ा है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, यह युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा और उसको हराया। दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, 1527 में बाबर के द्वारा लड़ा गया राणा सांगा के साथ। तीसरा युद्ध हुआ था ये जो आपका चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में राजा मेदिनी राय के साथ, और अंतिम युद्ध बाबर का था, उस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। महमूद अफगान शासक था महमूद लोदी, उसके साथ दोस्तों ये लड़ाई हुआ था, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला दे रहा दोस्तों चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर का पुत्र हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध को शेर शाह सूरी ने जीता था, हुमायूं हार गया था। अगला युद्ध था कन्नौज का युद्ध, इसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। और यह युद्ध दोस्तों 1540 में लड़ा गया था। और यह युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो यह वाली लड़ाई भी दोस्तों हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी थी, लेकिन यहां पर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ कर भगा दिया भारत से बाहर, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां फिर से हुमायूं की हार होती है। और अंतिम युद्ध दोस्तों तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। यह युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। किसके किसके बीच दोस्तों, तो दक्कन वर्सेस विजयनगर साम्राज्य। दक्कन और विजयनगर साम्राज्य के बीच में दोस्तों यह लड़ाई लड़ी गई थी, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। दक्कन के साथ दोस्तों कई सारे छोटे मोटे राजवंश भी उसमें साथ दे रहे थे और विजयनगर अकेला था। उस समय विजयनगर के राजा थे, कौन थे दोस्तों, कृष्णदेवराय जी, ठीक है। उनके समय में दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है। मतलब समझ लो ये सीरीज ना, आज तक मैं जितनी भी क्लास लिया हूं उन सभी क्लास में ये सीरीज कसम से मेरा दिल छू लेती है। क्यों, जब दोस्तों दिमाग में हर एक विषय से सवाल बनते हैं ना, तो लगता है कि यार हर विषय यहां होना चाहिए। आप सोचो हमें पढ़ाने के लिए कितना मेहनत करना होता होगा, कितना मेहनत करना होता होगा, है कि नहीं। लेकिन आनंद भी आता है, जब मेहनत होती तो आनंद आता है, ठीक है। आइए देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल दे रहा दोस्तों, प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि ऑपरेशन रूबिकॉन, ये जो कूट शब्द दोस्तों ये ब्रिटिश सरकार ने गढ़ा था और किस लिए गढ़ा गया था, किसके संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है। कह रहा जेल में गांधी जी का आमरण अनशन हो रहा था, इसके संदर्भ में, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों के संदर्भ में, गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी की सहभागिता थी उसके संदर्भ में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ऑपरेशन रूबिकॉन का संबंध किससे है, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन से। जी हां, जेल में देखिए उस समय की स्थिति ऐसी थी कि गांधी जी बहुत पॉपुलर हो रहे थे और गांधी जी का एक एक अनशन अंग्रेजों के शरीर पर एक कील का काम कर रही थी, ठीक है, उनको चुभ रही थी, ठीक है। इसलिए अंग्रेजों ने उनकी पॉपुलैरिटी को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहां जयप्रकाश नारायण और गोलमेज सम्मेलन से कोई भी संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब जो बच्चा पढ़ा होगा वही बता सकता है, तो अंदाज ठोकने से मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। आइए कुछ नया सवाल करते हैं। लिख रहा संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन किसने चलाया। आपने बहुत आंदोलन पढ़ा होगा, यह आंदोलन शायद आपको नहीं मिला होगा किताब में, याद रखेंगे संपूर्ण क्रांति नाम का आंदोलन ये जयप्रकाश नारायण जी ने चलाया था। किसने चलाया था,
जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा यह आंदोलन चलाया गया। लिख रहा गांधी जी ने भाग लिया, कहां भाग लिया दोस्तों? तो गांधी जी ने, यहां पूछने का मतलब है कि गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया। ठीक है, ये जो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था उसमें, तो याद रखेगा महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखेंगे सितंबर 1931 में हुआ था, उसमें भाग लिया था। और फिर गांधी जी ने कहा था कि हमने अपने देश पर बट्टा नहीं लगने दिया। यह कथन भी गांधी जी का कब का है? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। लेकिन गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन था? सर्वप्रथम दोस्तों कौन सा आंदोलन किया था? तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन किया था चंपारण आंदोलन। कौन सा दोस्तों? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन दोस्तों गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया? याद रखेंगे 1917 ईस्वी में। ठीक है, राजकुमार शुक्ला बुलाकर ले गए थे। और बिहार में दोस्तों तीनकठिया पद्धति के अनुसार किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी, उसीलिए यह आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहां पर किया? तो पहला प्रयोग दोस्तों इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां किया था दोस्तों? पहला प्रयोग सत्याग्रह का कहां पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कब किया था? एक सवाल ये भी कर सकता है कि कब किया था, तो याद रखेंगे 11 सितंबर 1906 को किया था। 11 सितंबर 1906 को महात्मा गांधी जी दोस्तों अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो याद रखेंगे 9 जनवरी को दोस्तों 1916 में इनका प्रवास समाप्त हुआ था, तब ये भारत लौटे थे। ठीक है, इसीलिए दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो याद रखेंगे 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह सवाल भी आप याद रखेंगे। आई बात समझ में? इतने सारे सवाल हैं, एक एक सवालों को तोड़िए, उनसे ढेर सारे सवाल बनाइए। ठीक है, जितना ज्यादा सवाल बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है और प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, सवाल दे रहा दोस्तों सूची मिलान करना है। गारो, मीरी, कोलाईमल, डालमा, ये सब क्या दोस्तों? ये सब पहाड़ियों के नाम है। ये सब क्या दोस्तों? ये सब पहाड़ी है। ठीक है, और ये क्या दोस्तों? ये स्थान विशेष है। कौन सी पहाड़ी कहां पाई जाती है आपको ही बताना है। तो गारो, खासी, जयंतिया दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मेघालय में पाई जाती है। मीरी की पहाड़ियां दोस्तों याद रखेगा अरुणाचल में पाई जाती है। कोल्लई मलाई की पहाड़ियां दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है। और डालमा की पहाड़ी कहां पाई जाती है? झारखंड में पाई जाती है। तो जो आपका जवाब बना, क्या बना? 1 बना, 3 बना, 2 बना, 4 बना। तो 1 3 2 4 आप ढूंढ लीजिए। 1 3 4 2 1 3 2 4 ये आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर है। आइए कुछ नए सवालों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ दे मेघालय में स्थित पहाड़ियों के बारे में, तो आप क्या क्या बताएंगे दोस्तों? आज गारो दिया है, कल आपसे खासी पूछ सकता है, परसों आपसे जयंतिया पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है। तो कभी भी अगर आपसे गारो, खासी, जयंतिया इन सब के बारे में पूछे तो हमेशा उत्तर क्या बताएंगे? मेघालय बताएंगे। दूसरा मीरी दिया था। मीरी की पहाड़ियां दोस्तों कहां पर हैं? तो मीरी की पहाड़ियां दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और आज आपसे मीरी पूछा है, कल आपसे मीरी की जगह याद रखेगा मिसमी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है दोस्तों? मिसमी। तो पूछेगा तो जवाब क्या होगा? यह भी अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरह से एक प्रसिद्ध पहाड़ी दोस्तों नामचा बरवा। क्या दोस्तों? नामचा बरवा, ये भी यही पाया जाता है। एक और पहाड़ी दोस्तों अबोर की पहाड़ी। कौन सी है? अबोर। ये सब पहाड़ियां कहां है दोस्तों? ये सब की सब पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरह से तमिलनाडु में क्या दोस्तों? तो कभी भी लिख दे दोस्तों कोल्लई मलाई। क्या लिख दे दोस्तों? कोल्लई मलाई। ठीक है, या फिर दोस्तों तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई। ठीक है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी दोस्तों, उस पर अन्नाई मुड़ी चोटी का नाम है, जबकि पहाड़ी का नाम क्या दोस्तों? अन्नामलाई। तो ये भी तमिलनाडु में हो गया। या फिर एक और लिखिए दोस्तों एलगिरी। एलगिरी की पहाड़ी कहां पर दोस्तों? यह भी तमिलनाडु में। एक और लिखिएगा दोस्तों यरकौड। क्या लिखेंगे? यरकौड। ये सब पहाड़ियां कहां की दोस्तों? ये सब तमिलनाडु की पहाड़ियों के नाम है। इसी तरह से झारखंड में कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? तो याद रखेंगे डालमा की पहाड़ी। परीक्षा में दोस्तों आपको ले सकता है दोस्तों पारसनाथ की पहाड़ी। क्या दे सकता है? पारसनाथ की पहाड़ी। या फिर दे सकता है लोटा पहाड़ी। जी हां, लोटा पहाड़ी कहां दोस्तों? ये भी झारखंड में। ठीक है, या और लिखिएगा दोस्तों बुलबुल पहाड़ी कहां पर दोस्तों? यह भी झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो कुछ और भी याद रखिए। ठीक है, आज मेरे मन में आया कि ऐसे सवालों में कुछ और भी चीजें दे दी जाए, ताकि अगली बार जब कभी आयोग को कूट बनाना हो तो थोड़ा और मेहनत करना पड़े आयोग का, कि आसान सवाल से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और स्टैंडर्ड को हम लोग बढ़ा के चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, ये विश्व के भूगोल से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछा गया सवाल है। सवाल क्या दे रहा दोस्तों? ये सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन
आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित थी। अनुपस्थित मतलब नहीं पाई जाती थी, ठीक है, अनुपस्थित मतलब अनअवेलेबल थी, तो याद रखेंगे। अब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में होगा कि दोस्तों पृथ्वी की बात कर रहा है तो पृथ्वी पे तो हमेशा ऑक्सीजन रहा है, किसी के दिमाग में बात नहीं जाएगा कि ऑक्सीजन ही अनुपस्थित थी। पुराने समय में जब आदिम पृथ्वी की बात कर रहा तो आदिम पृथ्वी पर मीथेन था, मीथेन जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, CH4 कहते हैं, ठीक है। अमोनिया था दोस्तों, अमोनिया भी था, ठीक है। अमोनिया को क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए अमोनिया को क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा नाम है भाई। O3 तो वो हो जाएगा ना, ओजोन को कहते हैं। अमोनिया को क्या कहते हैं, ठीक है, NO3, क्या एक बार चेक कीजिएगा, थोड़ा दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पाए जाते थे, ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। ऑक्सीजन क्या था दोस्तों, अनुपस्थित था, मतलब जो आपको एकदम कॉन्फिडेंस जिस पे था कि नहीं, NH3 था, ठीक है। अमोनिया याद आ गया, NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा अनुपस्थित था, तो ऑक्सीजन, मतलब जिस पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते कि नहीं ये तो पक्का नहीं होगा, वही हमारा उत्तर निकला, ठीक है। आगे देखिए, वायुमंडल में वर्तमान समय में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है दोस्तों, तो लगभग बोलेंगे तो 20% बोलेंगे, एग्जैक्ट बोलना होगा तो क्या बताएंगे, 20.95%, ठीक है, ये पाई जाती। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। और कितना पाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 78.08%, ठीक है, कितना ये नाइट्रोजन। वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो 0.003%, कितना दोस्तों, 0.003%। 003 है कि 03, एक बार आप चेक करिएगा, ठीक है। ये मैं बता दूं, एनसीईआरटी कहता है दोस्तों अलग, और बाकी किताबों में 2 आंकड़े दिए गए हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, मान लीजिए कभी परीक्षा में पूछे दोस्तों कौन कौन सा गैस इस वायुमंडल में पाया जाता था आदिम पृथ्वी वाले में, तो क्या क्या बताएंगे दोस्तों, तब वहां बताएंगे नाइट्रोजन पाया जाता था, मीथेन पाया जाता था, अमोनिया पाया जाता था, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता था, हाइड्रोजन पाया जाता था। ये सारे गैस तो दोस्तों जो आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाते थे, ऑक्सीजन छोड़ के। ऑक्सीजन का निर्माण धीरे, पता है एक सवाल और बन सकता है, आपके मन में भी आ सकता है, सर अगर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था तो ऑक्सीजन का निर्माण हुआ कैसे। तो दोस्तों जो एक अनुमान लगाया जाता है, उस अनुमान के तहत दोस्तों पहली बार जो O2 का निर्माण हुआ था, इस O2 के निर्माण में दोस्तों याद रखेंगे, जो जल के ऊपर जो छोटे छोटे पौधे नहीं होते हैं, आप उसे प्लवक वगैरह बोलते हैं, उनके द्वारा दोस्तों सबसे पहली बार दोस्तों ऑक्सीजन का निर्माण हुआ था। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें आप ध्यान रखिए, ठीक है। जनसंख्या नगरीकरण का सवाल दे रहा दोस्तों, प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस में जनसंख्या घनत्व क्या दोस्तों सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का ये बताना है। कम को छोड़िए, पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां की है। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां का दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। अच्छा सर, जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं, तो याद रखेगा 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर इधर से भी, 1 किलोमीटर इधर से भी, ठीक है। 1 वर्ग किलोमीटर, ध्यान देंगे, 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाली जनसंख्या, रहने वाली कुल जनसंख्या को क्या कहते हैं दोस्तों, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर या इकाई वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाता है, और सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी कहां की है, तो याद रखेंगे बिहार की है। कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये दोस्तों याद रखेंगे। इसी तरह से पहले, अच्छा 2001 की बात करेंगे दोस्तों, तो 2001 के आंकड़ों में ये पहले स्थान पे था, और 2011 के आंकड़ों में ये पहले स्थान पे हो गया, ठीक है। अभी भी बिहार ही आएगा। पश्चिम बंगाल जब 2001 में था दोस्तों, उसके बाद तो फिलहाल बहुत चेंजेस हुआ, याद रखेंगे 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दोस्तों यहां का है। केरल का जो जनसंख्या घनत्व दोस्तों वो भी अधिक है, केरल में भी दोस्तों कम नहीं है, केरल का जनसंख्या घनत्व है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसी तरह से दोस्तों जो हमारा सही जवाब होगा, इन चारों में सब आगे हैं उत्तर प्रदेश को छोड़ करके। अगर उत्तर प्रदेश आपको याद हो तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना दोस्तों, केवल और केवल 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यही आंकड़ा है ना। जब आप यूपी की बात करते हैं तो 829 की बात करते हैं, जब आप भारत की बात करते हैं तब आप क्या कहते हैं दोस्तों, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो याद रखेंगे दोस्तों 382 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। एक नया आंकड़ा बताऊं, अगर मान लीजिए आपसे सवाल कर दे 2024, अभी फिलहाल आंकड़ा जो आएगा वो 2021 में आएगा, लेकिन दोस्तों एक अपडेटेड आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो जनसंख्या घनत्व तो लगभग चला गया कितना दोस्तों, 438 व्यक्ति। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो संख्या 382 थी वो संख्या बढ़कर कितना हो गया है, 438 व्यक्ति हो गया है। ये 2024 का एक आंकड़ा मुझे मिला था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। जब नया आंकड़ा आएगा तो आप देख लीजिएगा, फिलहाल बहुत आगे 400 के पार चला गया है, 425 के पार चला गया है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सवाल है और प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? पहली बात, भारत परिषद को दोस्तों कब लाया गया था, ठीक है। इसको अगर सवाल दे आपसे कि भारत परिषद को कब लाया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों जो 1858 का अधिनियम आया था ये उसी के तहत दोस्तों आया था, ठीक है। क्योंकि 1858 1 नवंबर 1858 को भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में अब इंग्लैंड के राजा या रानी का शासन दोस्तों प्रारंभ हो गया और जो गवर्नर जनरल का पद था उसे बदल करके वायसराय कर दिया गया और जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग को चुना गया। ये दोस्तों इतिहास बताता है। तो दोस्तों वहां से आया था और कब इसे समाप्त किया गया, अभी आपसे समाप्ति के बारे में पूछ रहा है तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा दोस्तों। इसे समाप्त किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, यही आपका सही जवाब होगा। आने के बारे में पूछे तो बताएगा 1858 में आया था, समाप्ति के बारे में पूछे तो 1935 में समाप्त किया गया, ठीक है। लिख रहा है चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को प्रथम बार कब मान्यता मिली? पहली बार दोस्तों इस इलेक्शन को कब मान्यता मिला है, तो दोस्तों जब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। क्या आया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये दोस्तों जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था ये आया था वर्ष 1909 ईस्वी में और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम नाम देते हैं क्या, काउंसिल एक्ट, ठीक है। तो याद रखेगा, फिलहाल आप इसी नाम से याद रखें क्योंकि मार्ले उस समय भारत सचिव थे और मिंटो दूती जो थे वो वायसराय थे। इन दोनों के सहयोग से इस अधिनियम को तैयार किया गया था, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। लिख रहा प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है? द्वैध शासन वो भी प्रांतीय स्तर पे, तो याद रखेगा दोस्तों 1909 के भारत परिषद अधिनियम से, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है, याद रखेगा। ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम है जिसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, ठीक है। कर भारत को एक स्वतंत्र एक संप्रभु राज्य घोषित किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो 1947 के अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत को क्या किया गया? एक स्वतंत्र देश, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दोस्तों मान्यता दिया गया। ये भी आप याद रखेंगे। तो यहां जितने भी तथ्य हैं सब आपको समझते चल रहे हैं ना, बढ़िया से एक एक चीजें आप याद करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल फिजिक्स केमिस्ट्री से सवाल दे रहा दोस्तों। प्री परीक्षा 2016 में यह सवाल भी पूछा कि सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सबसे कम दोस्तों कौन विचलित होता है? तो याद रखेगा सबसे कम विचलित होता है लाल रंग। लेकिन क्यों ऐसा होता है यह समझिए पहले, ठीक है। देखिए एक फार्मूला नोट करिए दोस्तों, उस फार्मूला का नाम है विबग्योर। क्या नाम दोस्तों? विबग्योर नाम है, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। जो इंद्रधनुष की पट्टी होती दोस्तों, इंद्रधनुष में रंग का क्रम वो क्या होता है दोस्तों? तो रंग का क्रम ऐसे ही होता है, पहले होता है वायलेट यानी बैगनी रंग, फिर आई माने इंडिगो रंग, फिर हो जाता बी माने ब्लू रंग, फिर जी माने ग्रीन, वाई माने येलो, ओ माने ऑरेंज और आर का मतलब रेड। तो रेड में याद रखेगा दोस्तों जब लाल रंग की बात करें या जब दोस्तों रेड की बात करें तो यहां पर दो चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य दोस्तों वो सबसे ज्यादा होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का, ठीक है। और जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है याद रखेंगे उसकी आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? सबसे कम होती है। तो आपसे अगर पूछे कभी सवाल कि सबसे कम आवृत्ति किस रंग की होती है तो क्या बताएंगे? लाल रंग की। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल इधर था तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है, तो सबसे कम पूछेगा तो बैगनी रंग का, लेकिन बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहां क्या पूछा था? सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल रंग का। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है इसीलिए उसका विचलन कम होता है। इसीलिए आप ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट हमेशा जो देखते हैं ताकि दूर तक लोगों को दिखाई दे, उसका विचलन ना हो पाए, ठीक है।
इसलिए जहां जहां भी सिग्नल होते हैं सब लाल रंग की सिग्नल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रंग का विचलन कम होता है, इसलिए उत्तर आपका यही सही है। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। आओ कुछ अन्य सवाल पढ़ते हैं। लिख रहा प्रकाश से के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किसका होता है दोस्तों? तो सबसे अधिक विचलन होता है दोस्तों बैगनी रंग का। अगर आपसे पूछा जाए बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक क्यों होता है, क्योंकि सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसी का होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है दोस्तों? इसी बैगनी का होता है, इसीलिए तो विचलन ज्यादा होता है। हाँ, तरंग दैर्ध्य जरूर कम होता है, लेकिन सर्वाधिक आवृत्ति दोस्तों इसी की होती है, ठीक है। आवृत्ति क्या हो जाती है दोस्तों? सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है? इसी बैगनी रंग की। यह सवाल भी आप याद रखेंगे। आगे पढ़िए। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था जो हीरा चमकता है उसे क्या कहते हैं? तो हीरा की चमक दोस्तों किस कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा कैसे चमकता है दोस्तों? तो हीरा की चमक किस वजह से होती है? याद रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। जैसे जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में मृग मरीचिका बनता है, ठीक है, एक ऐसा छाया बनता है जो हमें जल जैसा प्रतीत होता है। किस कारण? वो भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर कभी सवाल पूछे कि तारों का टिमटिमाना, रात में तारे टिमटिमाते हैं वो, या पानी में पानी का तालाब में कम गहरा दिखाई देना, प्रतीत होना, या आसमान में इंद्रधनुष का निर्माण, या कैमरा का लेंस वगैरह, ये सब किसके उदाहरण दोस्तों? यह प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन, परावर्तन मत करिएगा। क्या दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन का एग्जाम्पल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो मेरी पूरी बात अब आपको समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो डिटेल में चर्चा करना है, हम टाइम पास कम करते हैं। स्टडी 91 पे कभी भी क्लास लेने आप आएंगे ना, आपको टाइम पास ज्यादा नहीं मिलेगा, काम की बात सिर्फ ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अगला सवाल जीव विज्ञान से संबंधित है, सुनिए क्या दे रहा है। प्री परीक्षा 2016 का सवाल है और कथन कारण दिया है। लिख रहा है कैस्कुटा। कैस्कुटा किसे कहते हैं दोस्तों? अमरबेल को कहते हैं। लिख रहा है अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है। क्या सही है आप बताइए? दूसरा, यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पहला कथन तो सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है, ठीक है। दूसरा कथन गलत है। क्यों दोस्तों? यह जो अमरबेल है, अमरबेल दोस्तों पत्तियों से भोजन नहीं प्राप्त करता है, ठीक है। अमरबेल पत्तियों को परेशान जरूर करता है लेकिन अपना भोजन तने से प्राप्त करता है, ठीक है। अमरबेल पोषण कहां से प्राप्त करता है? तो याद रखेगा पौधों के तने से। पौधों के तने से प्राप्त करता है, ठीक है। और अमरबेल क्या दोस्तों? तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है, परजीवी आवृतबीजी का उदाहरण है। क्यों दोस्तों? अमरबेल जो होता है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अभाव में क्या होता है दोस्तों? याद रखेगा, यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण अब प्रकाश संश्लेषण क्या दोस्तों? तो याद रखेगा भोजन बनाने की प्रक्रिया है। भोजन बनाने की प्रक्रिया है। यानी ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पर निर्भर होता है, ठीक है। लेकिन भोजन कहां से प्राप्त करता है? तने से प्राप्त करता है, पत्तियों से नहीं प्राप्त करता है। इसलिए दोस्तों ए सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तमाम ऐसे बच्चे जो नहीं समझ पाए होंगे, जो यहां पर हमेशा ए और बी में से ऑप्शन चूज करते हैं, गलत है। बहुत ध्यान से चीजों को समझिए। मुझसे जितना बन पा रहा है मैं उतना आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगला सवाल, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को दोस्तों किसका उपमा दिया जाता है? बरगद की शाखाओं से आप देखते होंगे ढेर सारे जड़ निकलता है, ठीक है। तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं दोस्तों स्तंभ मूल की जड़ें। क्या कहते हैं? इसे स्तंभ मूल की जड़ कहते हैं। एक सवाल और देता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का दोस्तों अगर आप लोगो देखेंगे तो उसमें बरगद के वृक्ष हैं दोस्तों, उससे तमाम जड़ जो है निकलती हैं। और वो दोस्तों उसे इस तरह का एक लोगो है और उस लोगो में दोस्तों एक नाम लिखा होता है। वो अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है, मैंने कई एग्जाम में देखा है। तो कोट रामी टॉट अब्रॉड ऐसे बोलते हैं उसको, मतलब उसका स्लोगन है, आप कह सकते हैं
क्वाट्रामी टॉट अब्रॉड, ठीक है। ये आप पढ़िएगा कभी तो मिलेगा ध्यान से, मेरे दिमाग में आ गया अचानक से। लिख रहा दोहरे निषेचन की क्रिया पाई जाती है। दोहरा निषेचन दोस्तों किसमें होता है ये बताइए। तो दोहरे निषेचन की जो क्रिया होती है ये जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं ये उन्हीं सब में पाई जाती है। जितने भी आवृत बीजी पौधे होते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों, दोहरा निषेचन। और ये क्या दोस्तों, अमरबेल, तो अमरबेल भी ये इसी का उदाहरण है। एक चीज और, इस अमरबेल की खासियत कुछ बताइए, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, अमरबेल का जो पौधा है, जो अमरबेल का पौधा दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। क्या मिलता है दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है। और इसमें एक्सी ऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, एक्सी नहीं एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। अगर आप इसके जो पत्तियां हैं उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी और ये चीजें पाई जाती हैं, तो ये भी याद रखेंगे। फिलहाल दोहरा निषेचन आप जरूर याद रखेगा, आवृत बीजी पौधों में दोहरे निषेचन देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म के अलावा दोस्तों हमारा एक नया पोर्टल लॉन्च हुआ जिसका नाम study91pro.com। इस प्रो की आवश्यकता दोस्तों सिर्फ इसलिए महसूस हुआ, आप ना बहुत ज्यादा पढ़ के करेंगे क्या, जब तक अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को टेस्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमारी पोजीशन क्या है, हम कहां पढ़ते हैं, कितना ब्रांडेड कोचिंग में एडमिशन करा लिया, कितना ब्रांडेड आदमी हमें पढ़ा दे, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आपको याद हुआ कि नहीं, आप जब टेस्ट पेपर देखेंगे एक्चुअल कंडीशन आपको तब पता चलेगी। और टेस्ट दे कहां से, वैसे मार्केट में तमाम ऐसे पोर्टल हैं, लेकिन उनके साथ कंपटीशन करने के लिए अब स्टडी 91 भी आ चुका है अपने स्टडी 91 प्रो के वर्जन को लेकर। तो देखते हैं किसमें कितना है दम। आइए यहां मिलते हैं हम। तो मॉक टेस्ट हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया और करंट अफेयर हो गया। ये चार चीजें दोस्तों आपको हमारे इस टेस्ट पोर्टल पर मिल जाएंगी। आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का सवाल है और मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा मौद्रिक नीति क्या है। इस तरह के देखिए दो सवाल मिलते हैं, या तो मौद्रिक नीति देता है या राजकोषीय नीति देता है। देखिए जब कभी मार्केट में मंदी आ जाए, मुद्रास्फीति आ जाए, तब इन दोनों की जरूरत पड़ती। कब जरूरत पड़ती दोस्तों, तो दो कंडीशन में जरूरत पड़ती है। जब क्या आ जाए दोस्तों, मंदी आ जाए, या फिर जब क्या आ जाए दोस्तों, महंगाई आ जाए। इसी महंगाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी महंगाई को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। और इस मंदी को क्या कहते हैं, तो मुद्रा अवस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं, अवस्फीति ये कहते हैं, ठीक है। और इनको दोस्तों नियंत्रित करने के लिए, क्या क्या आवश्यक है दोस्तों, एक तो इनको नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति की जरूरत पड़ती है। मौद्रिक नीति तैयार करने का काम आरबीआई करता है, ठीक है। और दूसरा दोस्तों राजकोषीय नीति। कौन सी नीति, कोषीय नीति की आवश्यकता पड़ती है। राजकोषीय नीति किसके द्वारा लाई जाती है दोस्तों, तो राजकोषीय नीति सरकार द्वारा लाई जाती है, ठीक है। ये दो लोग मिलकर दोस्तों महंगाई और मंदी को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। यहां जो सवाल दे रहा दोस्तों, लिख रहा राजकोषीय नीति है। तो राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति के विपरीत है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरक है नहीं, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी नहीं। याद रखेगा प्रभावी मांग को नियंत्रित करने का प्रत्यक्ष उपाय है। क्या दोस्तों, डायरेक्ट उपाय है। और किस किस तरह से दोस्तों इसको किया जाता है, तो आरबीआई तमाम ऐसे व्यवहार करती है जो आपको अभी मैं आगे बताने वाला हूं, ठीक है। आइए नए सवाल देखते हैं। मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन होता है, किसके द्वारा क्रियान्वयन होता है, तो याद रखेगा इसका क्रियान्वयन आरबीआई द्वारा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं, उसके द्वारा दोस्तों इसका क्रियान्वयन होता है, ठीक है। लिख रहा है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, तो जो आरबीआई का गवर्नर है। कौन होता है दोस्तों, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो दोस्तों इस मौद्रिक नीति समिति का क्या माना जाता है, अध्यक्ष माना जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि मौद्रिक नीति के साधन में कौन कौन सा उपाय है, तो क्या बताएंगे, जैसे उपाय में याद रखेगा, जैसे हो गया सीआरआर को कहते हैं दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रिजर्व, ठीक है, रिजर्व रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात। क्या कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात, ठीक है। इस अनुपात के माध्यम से याद रखेगा इस स्थिति को नियंत्रित किया जाता है। इसी तरह से दोस्तों आप याद रखेगा बैंक रेट का आपने नाम सुना होगा, बैंक रेट यानी बैंक दर, ठीक है। या दोस्तों आपने रेपो रेट का नाम सुना होगा, या आपने रिवर्स रेपो रेट का नाम सुना होगा, रिवर्स रेपो रेट। इन सभी रेट के माध्यम से मार्केट में क्या किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे मार्केट को नियंत्रित किया जाता है। एक और लिखेगा
खुले बाजार का संचालन, ठीक है, खुले बाजार का संचालन, ये भी इसमें आता है। कभी कभी ऐसे भी दे देता सवाल कि बताइए रेपो रेट किससे संबंधित, तो मौद्रिक, आरबीआई के मौद्रिक नीति से संबंधित है, ऐसे ही सवाल देता है, ये सारा आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इकोनॉमिक्स का सवाल था। अगला सवाल दोस्तों इन्वायरमेंट का सवाल दे रहा है, पर्यावरण का सवाल दे रहा है, और ये सवाल भी दोस्तों प्री परीक्षा 2016 में पूछा गया। लिख रहा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। मुझे लगता है बच्चा बच्चा जानता दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर दोस्तों, याद रखेगा देहरादून में स्थित है। लेकिन कभी आपसे नीरी के बारे में पूछ दे, किसके बारे में, नीरी के बारे में, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, नीरी। तो नीरी कहां पर दोस्तों, याद रखेगा नीरी नागपुर में, ठीक है, नागपुर में। पर्यावरण पे देखिए एक नाग बैठा हुआ है, इसी से याद रखेगा। नीरी की स्थापना दोस्तों कब हुआ था, तो एन माने हो जाता नेशनल, ई माने इन्वायरमेंटल, ई माने इंजीनियरिंग, आर माने रिसर्च और आई माने इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो याद रखेगा रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका पूरा नाम होता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखेगा दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया था, याद रखेंगे। नीरी का फुल फॉर्म क्या दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। एन माने क्या हो जाता है नेशनल, आई माने इन्वायरमेंटल, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, और है कहां पर स्थित दोस्तों, ये नागपुर में स्थित है। तो ये भी अच्छा सवाल हो गया, ठीक है, बढ़िया सवाल, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, ये यूडीएलडीए मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और एग्रीकल्चर का सवाल दे रहा हूं आपको, कृषि का। लिख रहा गन्ने की अर्धसाली फसल पकने के लिए दोस्तों कितना समय लेती है गन्ने की। वैसे जो गन्ने की खेती होती है दोस्तों, उसमें साल भर तो लग ही जाता है, ठीक है, लेकिन जो अर्धसाली फसल है ये एक स्पेशल है दोस्तों गन्ने की वैरायटी, और इसको पकने में दोस्तों कितना समय लग जाता है, लगभग 18 माह। कितना लगता है दोस्तों, 18 माह, ठीक है। एक सवाल और दे सकता है दोस्तों इसकी बुआई दोस्तों कहां पर होती है, ठीक है, बुआई कहां होती दोस्तों, तो इसकी ज्यादातर बुआई होती दोस्तों महाराष्ट्र में। और एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह अर्धसाली गन्ने की बुआई की जाती है, ये आप याद रखेंगे। बढ़िया सवाल है ना, ये वाला पॉइंट कितना मजेदार है ना। चलिए यहां पर देखते हैं, लिख रहा गन्ना फसल की बुआई उत्तर भारत में मुख्यतः कब की जाती है। अगर गन्ने की फसल जो उत्तर भारत में बोई जाती है दोस्तों, वो उसकी बुआई होती है दोस्तों ठंडी के समय में। ठंडी का जब ठंडी समाप्त होती है, ये उस पीरियड में दोस्तों गन्ने की बुआई होती है। लेकिन दोस्तों जो महाराष्ट्र में बुआई होती है, ये वाली बुआई दोस्तों खरीफ के मौसम में होती है। कब होती है दोस्तों, खरीफ के मौसम में, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों गेहूं, चना फसल, इन सबको पकने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो ये सब तो दोस्तों 6 महीने में पक जाती हैं। धान की बुआई का दोस्तों सही समय क्या है, जब बरसात होगा तभी धान की बुआई होगी, तो धान की बुआई होती है दोस्तों जून जुलाई में। कब होती है दोस्तों, जून जुलाई में धान की बुआई का समय होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा अर्धसाली में याद रखेगा, खरीफ तो लिख दिया मैंने, समय लिख दीजिए जुलाई अगस्त, ठीक है, थोड़ा अंतर है। नॉर्मल अगर उत्तर भारत की बात करेंगे तो उत्तर भारत में याद रखेंगे फरवरी मार्च में बुआई होता है, जबकि यहां पर बुआई जुलाई अगस्त में होता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। और सर्वाधिक चीनी मिल कहां पर दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था सर्वाधिक चीनी मिल, सर्वाधिक चीनी मिल कहां पर दोस्तों, तो याद रखेंगे सर्वाधिक चीनी मिल है महाराष्ट्र में। कहां पर दोस्तों, महाराष्ट्र में है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा आता है, नंबर 2 पर आता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यूपी स्पेशल का सवाल है। एक हम लोग सब्जेक्ट कवर करते थे दोस्तों बीच में, जिसका नाम था साइंस टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी के सवाल, ठीक है। तो दोस्तों 27 लेक्चर जाते जाते मुझे यहां तक याद है ये सवाल समाप्त हो गया। तो अब इस चैप्टर से हम लोग सवाल नहीं अटेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं यूपी स्पेशल के 2 सवाल आपको देता हूं, ठीक है, तो आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। अब देखिए स्पेशल आरओ मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि लखनऊ महानगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लखनऊ के संबंध में पूछ रहा है। लिख रहा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को विनियोजित तरीके से विकसित किया, मतलब प्लानिंग के तहत दोस्तों लखनऊ का विकास किया गया। क्या यह कथन सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर का नाम याद रखेगा, इन्होंने दोस्तों क्या किया था, लखनऊ पर विशेष ध्यान दिया था, यह भी सही है। और महानगर की कुल भूमि के 23%
भाग पर दोस्तों रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है, तो यही दोस्तों पॉइंट गलत है, ये आप याद रखेंगे, बाकी का सही है। यहां 23% नहीं दोस्तों, इसके लगभग 55% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो आंसर हुआ 1-2 सही हो गया, लेकिन 3 नंबर वाला उत्तर गलत हो गया। यहां पर देखिए ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने दोस्तों किसका विकास किया है, तो लखनऊ का प्लान विकास किया, ठीक है, एकदम प्लानिंग के तहत दोस्तों, प्लानिंग के तहत लखनऊ का विकास हुआ है, ठीक है। और रिहायशी क्षेत्र कितना दोस्तों, तो रिहायशी क्षेत्र ये जो नगर निगम का आंकड़ा है वो बताता है लगभग 55% है, कितना है 55%। और फैजाबाद से दोस्तों राजधानी को लखनऊ किसने शिफ्ट किया था, तो याद रखेगा नवाब आसफुद्दौला ने, किसने किया था, नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से हटाकर कहां कर लिया था, लखनऊ कर लिया था, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ये सब बेहतरीन सवाल हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखें। आगे बढ़ते दोस्तों, यूपी स्पेशल का अगला सवाल देखते हैं। यह सवाल भी मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, ठीक है, दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो सहरिया नहीं, बैगा नहीं, पहरिया नहीं, थारू जनजाति। थारू जनजाति दोस्तों इसे शोक के रूप में मनाती है। प्लस थारू जनजाति के लोग अपने आप को किरात वंश का मानते हैं, ठीक है, किससे संबंधित मानते हैं, कि मानते हैं कि हम किरात वंश से संबंधित है, ठीक है, थारू वाले। अच्छा, एक सवाल दोस्तों और लिखे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति दोस्तों कौन सी है, सर्वाधिक जनजाति कौन सी, उस जनजाति का नाम क्या है, तो नंबर 1 पर याद रखेगा गोंड जनजाति। थारू नहीं पाई जाती है, सबसे ज्यादा गोंड पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे दोस्तों खरवार पाए जाते हैं, और तीसरे नंबर पे दोस्तों याद रखेगा थारू पाए जाते हैं। पहले थारू पाई जाती थी, लेकिन जब से दोस्तों उत्तराखंड बनाना, जब से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ, सन 2000 में, ठीक है, 36 उत्तर झार मतलब 9 नवंबर को, ठीक है, ये हमारा सब फार्मूला है। 9 नवंबर को दोस्तों उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को लेकर के उत्तराखंड का निर्माण हुआ, और उसी वजह से अब जो उत्तर प्रदेश की जनजातियां थी वो चली गई उत्तराखंड में, क्योंकि वैसे भी ये हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाई जाती थी, तो इस वजह से संख्या कम हो गई। तो कई वेबसाइट पर आप पढ़ेंगे अभी भी उत्तर प्रदेश देता है, गलत है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं पाई जाती, सबसे ज्यादा गोंड पाए जाते हैं, गोंड के बाद खरवार पाए जाते हैं, और खरवार के बाद थारू पाए जाते हैं, ये आप याद रखेगा। ये तो अलग से था। यहां क्या सवाल दिया, लिख रहा ललितपुर में पाई जाने वाली जनजाति है। ललितपुर छोड़िए, कभी भी दोस्तों दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात करें, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात करें, ठीक है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की, और हम दक्षिणी उत्तर प्रदेश की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश का ऐसा स्थान जो राजस्थान प्लस उसका क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश के आसपास का जो क्षेत्र है, उस आसपास वाले क्षेत्र स्पेशल में दोस्तों सहरिया जनजाति पाई जाती। कौन सी पाई जाती है, सहरिया जनजाति, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसी तरह से सोनभद्र में एक जनजाति पाई जाती है, इसका नाम सहरिया है, और सोनभद्र वाली का नाम पहरिया है, याद रखेंगे। सोनभद्र का नाम क्या, पहरिया। सोनभद्र को दोस्तों इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि सोनभद्र ना, याद रखेंगे, एक तरफ बिहार से सटा हुआ है, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, तो झारखंड से भी सटा हुआ है, एमपी से भी सटा हुआ है, मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, इससे भी सटा हुआ है, ठीक है। तो याद रखेंगे सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य की सीमा को दोस्तों टच करता है। कितने राज्य की सीमा को, 4 राज्य की सीमा को छूता है सोनभद्र, ये भी आप याद रखेंगे। पहरिया जनजाति यहां पाई जाती है। थारू जनजाति दोस्तों कहां पाई जाती है, तो थारू जनजाति हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। खास करके जो उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश के जिले चले गए हैं दोस्तों, उत्तराखंड में जो जिले गए हैं दोस्तों, वहां भी ये थारू जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे तो और कई जगह पाई जाती है, जैसे लखीमपुर खीरी जो उधर सटा हुआ एरिया है, लखीमपुर खीरी हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, ये वाला जो बेल्ट है दोस्तों, यानी जो तराई क्षेत्र वाला बेल्ट है, इस पूरे बेल्ट में दोस्तों थारू जनजातियां पाई जाती हैं, इन्हें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल दोस्तों विविध वाले चैप्टर से है, जो कहीं नहीं आता मैं उसे विविध में रखता हूं। और विविध में देखिए सवाल मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया है कि देश के किस राज्य का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।
किसका हिस्सा सम्मिलित नहीं है? तो दिल्ली तो ही है, उत्तर प्रदेश भी, हरियाणा भी है दोस्तों। यहां मध्य प्रदेश का हिस्सा सम्मिलित नहीं है, मध्य प्रदेश का कोई भी हिस्सा दिल्ली एनसीआर में नहीं आता, दिल्ली एनसीआर वो छूता भी नहीं है। लेकिन आप दिल्ली को किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। उसी समय दोस्तों इसे दिल्ली एनसीआर का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों 69वें संविधान संशोधन के तहत 2 अनुच्छेद भी यहां जोड़े गए थे। उस अनुच्छेद का नाम भी आपसे पूछता है तो याद रखेगा 239 ए याद रखेगा। एक तो ये है, एक है 239 ए बी याद रखेगा, ठीक है, 239 ए और ए बी। इसी दोनों के तहत दोस्तों दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। दिल्ली को क्या दिया गया दोस्तों? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, याद रखेंगे। लिख रहा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के कितने जिले दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले दोस्तों शामिल होते हैं, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं, अगर एनसीआर की बात करेंगे तो एनसीआर में ध्यान दीजिएगा, हरियाणा पकड़िए पहले, ठीक है। हरियाणा के कितने जिले दोस्तों? तो हरियाणा के 13 जिले शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के दोस्तों कितने जिले? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल होते हैं। 13 और 8 कितना हो गया? 21 हो गया। और राजस्थान के कितने जिले शामिल होते हैं दोस्तों? तो राजस्थान के 2 जिले शामिल होते हैं। तो 13, 8, 21 और 2, 23 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कुल जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? कुल कितना दोस्तों? कुल 23 जिले दोस्तों शामिल किए गए हैं। आज आपसे उत्तर प्रदेश पूछा, कल आपसे हरियाणा पूछ ले तब, परसों आपसे राजस्थान पूछ ले तब, ये सब याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन 8 जिलों के बारे में। पहला याद रखेगा दोस्तों, इधर से लिखते नहीं तो हटेगा नहीं, ठीक है, इधर से लिखते हैं, ठीक है। तो पहला याद रखे दोस्तों, पहला मेरठ याद रखेगा। दूसरा आप बगल में गाजियाबाद याद कर लीजिए, ठीक है, मेरठ हो गया, गाजियाबाद हो गया। तीसरा हापुड़ याद रख लीजिए, हापुड़ याद रख लीजिएगा। चौथा गौतम बुद्ध नगर याद रख लीजिएगा, गौतम बुद्ध नगर याद रख लीजिएगा। पांचवा बागपत याद रख लीजिएगा, बागपत याद रख लीजिएगा। छठा बुलंदशहर याद रख लीजिएगा, बुलंदशहर याद रखेगा। सातवां मुजफ्फरनगर याद रख लीजिएगा। कौन सा? मुजफ्फरनगर, ठीक है। और कौन सा छूट रहा भैया? जरा ध्यान दो, मुजफ्फरनगर। और एक और छूट रहा, शामली नहीं लिखा ना मैंने, 8वें नंबर पे शामली याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के 8 वो जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। तो ये मैंने जितना मुझसे बन पड़ता था मैक्सिमम वो मैंने सवाल आपको बना दिए। देखिए स्टडी 91 पर आने का यही फायदा है। सही मायने में ना विश्वास कीजिए, इतनी अच्छी क्लास पर जितना वीडियो व्यूज आता है ये सही नहीं है। लेकिन मैं भी ना बड़ा एड़ी खोपड़ी का आदमी हूं, मतलब मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे पढ़ाना ना, फिर मैं पीछे पलट के नहीं देखता हूं कि मेरा वीडियो दुनिया में एक बंदा देख रहा है या नहीं देख रहा है। मुझे अच्छा पढ़ाने से मतलब है। मुझे पता है आज नहीं कल ये सारे लेक्चर चलेंगे और लाखों लोग इसको देखेंगे। इसकी जो क्वालिटी है ना, ये लाखों लोग देखेंगे। आज नहीं लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे हमेशा मेरे साथ होता रहा है। खैर अगर आपको भी अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों को बताइए, ठीक है, कि लोग स्टडी 91 पर आए और जुड़े इस चैनल के साथ, किताबों के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ। हर एक चीजें जो दी जाती हैं दोस्तों अपने आप में लेवल की होती हैं। ध्यान रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं आपके लिए विशेष रूप से मैं वो बताना चाहूंगा। तो सामान्य अध्ययन की क्लास दोस्तों जो मैं लेता हूं ना, ये प्रतिदिन सुबह 10 बजे लेता हूं, ठीक है। यहाँ दोस्तों नितिन सर की जीएस की क्लास आपको मिल जाएगी सुबह 10 बजे। इसके अलावा दोस्तों सिविल एग्जाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये वाला स्पेशल वीडियो है। इसके अलावा दोस्तों रात को 9 बजे एक क्लास चलती है जेपी सर की क्लास, तो वो भी दोस्तों आप अटेंड करिए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है रात को 8 बजे, तो इसे आप लीजिए। जो हमारा नया पोर्टल लॉन्च हुआ दोस्तों स्टडी 91 प्रो, मैं कहता हूं ना आप केवल एक बार विजिट कीजिए, ठीक है। स्टडी 91 प्रो पे अभी आपको फ्री टेस्ट भी मिल रहा है, तो जो फ्री मिल रहा है दोस्तों उसे भी आप ज्वाइन करिए। और बाकी टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत जरूरी है, बिना टेस्ट दिए कभी भी आप अपने आप को नहीं परख पाएंगे। तो आप सेक्शन वाइज टेस्ट दीजिए, करंट अफेयर का टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, और यहां पर 1550 से अधिक एग्जाम को कवर किया गया है। बाकी दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज भी आते हैं, और भी कई सारे पेड कोर्सेज हैं, आप चाहें तो इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास किताबें हैं, आप किताब भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो मौका दीजिए स्टडी 91 को, जुड़िए हमारे साथ। क्वालिटी कंटेंट है यहां पर, बाकी का तो और कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है। हो सकता है प्राइस को लेकर के थोड़ा सा आपको दुख हो, लेकिन क्वालिटी आपको मिलेगी, ठीक है। फिलहाल सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा और आपको पता भी नहीं चल पाएगा कब कौन सी क्लास दी जा रही है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।